दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में, जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार तो किया ही साथ इसके समय में भारत में गणित और विज्ञान का भी अच्छा विकास हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त, जिसमें रामगुप्त के बड़े होने के कारण समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को भेंट में दे दिया था। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह छद्म भेष बनाकर ध्रुव स्वामिनी के वेश में शकराज के पास गया और शकराज का वध किया और फिर ध्रुव स्वामिनी देवी से ब्याह करके 375 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठ गया। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की पटरानी दत्त देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसने 375 से 415 ईस्वी यानी 40 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया और इसी के साथ इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। वकाटकों को सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसने ऐसा संभवतः इसलिए किया कि शकों पर आक्रमण करने से पहले दक्कन में उसको समर्थन हासिल हो जाए। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ की विजय प्राप्त की। वकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति से शकों का अंत किया गया। कदंब राजवंश का शासन कुंतल यानी कर्नाटक में था। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदंब वंश में हुआ। शक उस समय गुजरात व मालवा के प्रदेशों पर राज कर रहे थे। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका साम्राज्य न केवल मजबूत बना, बल्कि उसका पश्चिमी समुद्र पत्तनों पर आधिपत्य भी स्थापित हुआ। इस विजय के पश्चात उज्जैन गुप्त साम्राज्य की राजधानी बना। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष के लिए माना जाता है। विद्वानों को इसमें संदेह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय तथा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति थे। उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। 381 ईस्वी से 412 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर आक्रमण कर विजित किया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी की मुद्राओं का प्रचलन भी करवाया गया। महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाहिकों पर विजय प्राप्त की थी। वाहिकों की समानता कुषाणों से की जाती है, पंजाब का वह भाग जो व्यास का निकटवर्ती भाग है। परंतु एक मत यह भी है कि महाभारत में इस जाति का संबंध पिशाच और बर्बर जातियों से माना जाता है। वहीक इन्हीं के वंशज हो सकते हैं, जो एक असभ्य और अनैतिक आचरण करने वाली जनजाति थी। महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के संघ को परास्त किया था। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों द्वारा समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। परिणामतः चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इन गणराज्यों को पुनः विजित कर गुप्त साम्राज्य में विलीन किया गया। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की ताप घाटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। इसके दरबार में 9 रत्न भी हुआ करते थे, जिनमें नाम आता है अमर सिंह, जो कि संस्कृत के ज्ञाता और कवि थे,
धन्वंतरी जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हरिसेन जो कवि और लेखक थे, कालिदास जो प्रसिद्ध कवि और नाटककार, तथा कहापनका जो ज्योतिष, शंकु वास्तुकार, वरामिहिर खगोलवेद और गणितज्ञ, वरुचि व्याकरणिक संस्कृत के विद्वान थे। उसके अलावा बेताल भट्ट जादूगर थे। महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक की बात कर लेते हैं जिसका नाम था वरामिहिर। अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिक आर्यभट्ट की तरह उन्होंने भी कहा कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान के इतिहास में वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है, जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन उनसे इस क्षेत्र में एक भारी भूल हुई कि वह पृथ्वी को स्थिर मानते थे। उन्होंने उदाहरण ये दिया कि अगर पृथ्वी घूम रही होती तो पक्षी पृथ्वी की गति के विपरीत दिशा में यानी पश्चिम की ओर उड़कर अपने घोंसले में उसी समय वापस पहुंच जाते। वरामिहिर ने पर्यावरण विज्ञान इकोलॉजी, जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी, भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के संबंध में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण टीकाएं की। उनका कहना था कि पौधों और दीमक जमीन के नीचे के पानी को इंगित करते हैं, जिसे आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं। इसके अलावा इन्होंने त्रिकोणमिति के विकास में भी काफ़ी योगदान दिया। निम्नलिखित त्रिकोणमिति सूत्र वरामिहिर ने प्रतिपादित किए हैं, जिसमें साइन को हिंदी में ज्या, कॉस को कोज्या तथा टैन को स्पर्शज्या कहते हैं, और इन्हीं को बाद में अंग्रेजी में साइन, कॉस और टैन कहा गया। वरामिहिर ने शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया। वरामिहिर ने वर्तमान समय में पास्कल त्रिकोण के नाम से प्रसिद्ध संख्याओं की खोज की। इनका उपयोग वे द्विपद गुणांकों यानी बाइनोमियल कॉन्फिशिएंट की गणना के लिए करते थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आर्यभट्ट की। यह भी गुप्त काल में ही हुए। भारतवर्ष में शायद कोई ऐसा हो जिनका नाम न जानता हो। इन्होंने ही सर्वप्रथम शून्य की खोज की, जिनका गणित में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा इन्हें अलजब्रा का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने साइन टेबल की खोज की, जिसे कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, जिसका विस्तार वरामिहिर ने किया। तथा सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही ये कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये कहा कि सूर्य और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, ना कि कोई दैवीय घटना। आर्यभट्ट ने ही ग्रहों की परिक्रमा के विषय में सर्वप्रथम जानकारी दी। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नाम का ग्रंथ की रचना की तथा वर्ष के दिनों की सटीक गणना की। आर्यभट्ट ने ही पाई की खोज की। पाई एक गणितीय नियतांक है जिसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है, तथा आर्यभट्ट ने ही पाई के सटीक मान को बताया था। उन्होंने गणित में डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली का उपयोग करने की सलाह दी तथा आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति की नींव डाली। इसके अलावा अब हम गुप्त काल के एक और महान वैज्ञानिक की बात कर लेते हैं, जिनका नाम था पालकाव्य, जिन्होंने हाथियों के रोगों के उपचार के लिए हस्त आयुर्वेद नाम का निबंध लिखा। इसके अतिरिक्त सुश्रुत भी गुप्त काल के ही थे, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, तथा आयुर्वेद के महान वैज्ञानिक या ऋषि धन्वंतरी को भी इसी काल का माना जाता है, जिनका भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान है। तथा इस काल में धातु विज्ञान का भी अच्छा विकास हुआ। उस समय की गौतम बुद्ध की कांस्य मूर्तियों और महरौली में खड़े आयरन पिलर से लगाया जा सकता है, जो 1500 साल से जैसे का तैसा खड़ा है, आज तक उसमें जंग नहीं लगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम गुप्त काल में हुए साहित्यिक विकास तथा शैक्षिक विकास पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम कालिदास और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपके लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।